हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की सीरीज़ का आज का हमारा डे नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियोस मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है और इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस को हमने, जो कि फिज़िक्स से रिलेटेड थे, जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए तो वो कवर कर लिए हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और कोशिश करेंगे कि वेव वाला टॉपिक भी हम यहाँ पर कवर कर लें, क्योंकि शॉर्ट आपका जितना शॉर्ट हो सके कोशिश करूँगा मैं अपने शॉर्ट में मैं आपको ये टर्म समझा दूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपली आपसे कई बार मोशन के बारे में पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन के बारे में पूछ लिया जा सकता है, ऑसिलेटिंग मोशन के बारे में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स को ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में वेव्स देखेंगे, कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं। तो आप जो है वो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। बाद में कुछ एक टॉपिक्स को हम कवर करके इनके ऊपर भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, अब आपको जो है वो वर्ड्स पे ध्यान देना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें कुछ एक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये टर्म्स कौन कौन सी है? इसमें पहली टर्म आती है पीरियोडिक मोशन, विच इज़ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इन टर्म्स को पहले हम समझेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, एंड देन टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक से आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक मोशन है। ठीक है, पीरियोडिक मीन्स किसी टाइम इंटरवल में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी है। ठीक है, वो आपकी क्लॉक जो है वो मोशन कर रही है, लेकिन एक आपका पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर वो उस मोशन को रिपीट कर रही है। तो वो आपका, आप कह सकते हो कि एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, क्लॉक का वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे कि बात करें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो ये भी एक आपका पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, एक पूरा रेवोलेट करके जो है अर्थ फिर से वही प्रोसेस जो है वो आपका रिपीट करती है। फिर से आपका ये रेवोल्यूशन अर्थ का स्टार्ट हो जाता है अराउंड द सन। तो इसे ही हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यदि आपको जाननी हो तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक, और इसे हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मोशन भी इसे हम रेफर करते हैं। तो सिंपली एनी मोशन, यानी कि ऐसा मोशन जो कि रिपीट करता है खुद को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता है अर्थ हमारी रेवोलेट करती है अराउंड द सन। तो अर्थ की रेवोल्यूशन, ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ रेवोलेट करेगी यहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। अर्थ अपना जो है ये आपका सर्कल पूरा करेगी इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर आपका टाइम पीरियड होगा और इसी टाइम इंटरवल के बाद इसी प्रोसेस को जो है वो फिर से फॉलो किया जाएगा अर्थ के द्वारा। तो ये आपका रिपीट हो रहा है मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक और द हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल्स हम इसके देखें तो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो क्लॉक, आपने घड़ी देखी है, घड़ी की जो आपकी सुइयाँ हैं, ठीक है, वो मोशन करती है। एक एक आपका जो रेगुलर इंटरवल होता है टाइम का, उसके बाद ये मोशन जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, इसे आप पीरियोडिक मोशन कह सकते हो। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जैसे कि मोशन ऑफ द नीडल इन स्विंग मशीन, मोशन ऑफ अ पेंडुलम आर द एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। तो आई होप आप पीरियोडिक मोशन समझ गए क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन भी आपको वर्ड से क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन यानी कि एक तरह की कंपन। ठीक है,
तो कंपन यानी कि एक तरह का ये वाइब्रेटरी मोशन होगा, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होगा। डेफिनेशन देखें तो क्या कहती है ये, इफ़ अ पार्टिकल, पार्टिकल्स की यहाँ पर बात होगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंप्लीट बॉडी की नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात की जा रही है कि इफ़ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग और द वाइब्रेटरी, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन इज अ कंस्ट्रेंट पीरियोडिक मोशन बिटवीन प्रिसाइसली फिक्स्ड लिमिट्स, यानी कि किसी कोई आप यदि पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम किसी पार्टिकुलर बॉडी की बात नहीं करें, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो रिपीट्स करते हैं अपना मोशन, ठीक है, रिपीट करेंगे अपना क्या मोशन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसे, ये जो मोशन कहलाएगा ये आपका ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड जनरल सेंस में आपको पता ही है, ठीक है, टाइम पीरियड होता क्या है। तो टाइम पीरियड इज टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि किसी भी आप सेंस में ले सकते हो, मोशन पीरियोडिक मोशन के सेंस में ले सकते हो कि जो आपका मोशन है, ठीक है, जो आपकी प्रोसेस है वो किसी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो है आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। टाइम पीरियड आपने देख लिया, टाइम पीरियड आपका जो है टाइम टेकन बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसे हम टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को, और इसका एसआई यूनिट आपका सेकंड ही होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का आपको ध्यान में रखना है, इसे डिनोट हम टी से करेंगे और इसका एसआई यूनिट होगा सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, एक पर्टिकुलर कोई पार्टिकल है वो जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को जो है हम वी से डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करेंगे इसे हम। इसका एस आई यूनिट आपको ध्यान में रखना है, जो फ्रीक्वेंसी है इसका एस आई यूनिट क्या होता है, तो ये होता है आपका हर्ट्स। हर्ट्स इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पर सेकंड, पर सेकंड इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, अगर हर्ट्स दिया है तो वो भी सही आंसर है, पर सेकंड जिसे हम एस पर वन से डिनोट करते हैं तो ये भी फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, विच इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। यानी कि आप सिंपल टर्म में समझिए कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा किसी कोई एक आपके पास ऑब्जेक्ट आप एज्यूम करिए, ठीक है, उसकी जो मेन पोजीशन है यानी कि फिक्स्ड पॉइंट पे ये आपकी एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या पार्टिकल होगा, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। यानी कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसकी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं बाय ए, और इसका एस आई यूनिट आपको ध्यान में रखना है, एस आई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मीटर। ऐसा यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी के आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका आता है फेज़। फेज़ टर्म भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सिंपल है फेज़। तो फिजिकल क्वांटिटी है विच एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड फेज़ और इट इज़ डिनोटेड बाय, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको सभी
ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सभी टर्म्स हमने देख ली कि क्या होती हैं, तो अब इससे हम आसानी से समझ सकेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो होता क्या है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी आप डेफिनेशन एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताइए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है वो, ठीक है, आपकी समझ में वो होनी चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन द पाथ ऑफ मोशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको ये डेफिनेशन बता देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसे हम डिफाइन करते हैं एज अ व्हाट, एज अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन द पाथ ऑफ मोशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका इसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति कर रही होती है, ठीक है, हिंदी में आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इस प्रकार से होगी कि जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है और जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपकी डेफिनेशन बनती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ वेव। वेव क्या होती है, कितने प्रकार की वेव्स होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेव की डेफिनेशन देखते हैं कि वेव होती क्या है। तो वेव इज़ नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस। क्या है? एक डिस्टर्बेंस है which propagates energy from one place to other without transport of matter। यानी कि एक डिस्टर्बेंस को हम वेव कहेंगे जो क्या करती है, फैलाती है एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। यानी कि मैटर का ट्रांसपोर्ट किए बिना जो एनर्जी को एक प्लेस वन एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रोपोगेट करेगी वो आपकी वेव कहलाएगी। अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी, क्या करती है, एनर्जी को प्रोपोगेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ये आपको ध्यान रखना है, विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, तो वो आपकी कहलाएगी वेव। वेव बेसिकली जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहली आती है आपकी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल, एंड सेकंड आती है नॉन मैकेनिकल। ठीक है, नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? तो मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, यानी कि ऐसी वेव्स जिनके लिए जो है वो मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम यानी कि अब मीडियम हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें से किसी एक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन वेव्स को फॉर द प्रोपोगेशन आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स और द इलास्टिक वेव्स। ध्यान में रखना आपको, इन्हें इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक वेव्स यानी कि ऐसी वेव्स जिन्हें जो है आवश्यकता होती है, विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम कौन से? सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए और गैसेस होगी। किस लिए? फॉर द प्रोपोगेशन, यानी कि फैलाने के लिए। जो एनर्जी है उसको एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फैलाने के लिए जो है किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, वो आपके मैकेनिकल वेव्स कहलाती है और इन्हें हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, और यही मैकेनिकल वेव्स जो है आगे चलकर दो पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया जाता है, विच इज़ वन आती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और सेकंड आती है ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैकेनिकल वेव्स यानी जिनके लिए जो है एनर्जी को प्रोपोगेट करने के लिए जो है इन्हें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें ही हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। और मैकेनिकल वेव्स फर्दर जो है आगे दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, विच इज़ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, तो इन्हें भी हम जान लेते हैं कि इफ़ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल? यानी कि एक पार्टिकल, इफ़ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम के जो
पार्टिकल्स हैं, पहली बात तो मैकेनिकल वेव्स हैं, तो उनके लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होगी होगी और उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ऐसी वेव्स को हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। इनके एग्जांपल की बात करें तो जैसा कि आपका स्प्रिंग में, किसी भी आपका पर्टिकुलर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो आपकी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। और साउंड वेव्स की बात करें जो एयर में ट्रैवल करती हैं, तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ही एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ट्रांसवर्स वेव्स। क्या होती है ट्रांसवर्स वेव्स? तो इफ़ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब लॉन्गिट्यूडनल में हमने क्या देखा कि जो मीडियम के पार्टिकल थे वो वाइब्रेट करेंगे किसमें? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ठीक है, तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी। लेकिन ट्रांसवर्स में थोड़ा डिफरेंट है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, यदि वो वाइब्रेट करेंगे किस? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, तो वो आपकी वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएंगी, ठीक है। इनके एग्जांपल की बात करें तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग अंडर टेंशन, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर आर द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि वाटर सरफेस पे जो आपकी वेव्स जनरेट होती हैं वो आपकी एक तरह की ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं, ठीक है। और देन आपका वेव्स जो कि प्रोड्यूस होती है बाय मूविंग मोटर बोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज़ बोथ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, ठीक है। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल देख के आपको पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी ट्रांसवर्स है और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है। तो दोनों में आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे किस में? द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि स्प्रिंग में जो आपकी वेव होती है, ठीक है, साउंड वेव्स जो होती हैं जो कि एयर में ट्रैवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। और ट्रांसवर्स की बात करें तो आपका जो मोशन होता है, ठीक है, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो आपका एग्जांपल होता है ट्रांसवर्स वेव्स का। और यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे पास क्या है कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती है मूविंग मोटर बोट, यानी कि एक वाटर सरफेस पे जब आपकी एक मोटर बोट आपकी ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो उसके द्वारा जो वेव्स आपकी प्रोड्यूस होंगी वो दोनों प्रकार की होंगी, ट्रांसवर्स भी होंगी और लॉन्गिट्यूडनल भी होंगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो नॉन मैकेनिकल हम इन्हें कहते हैं, नॉन मैकेनिकल, और साथ ही में आपको दूसरा अल्टरनेट नाम विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी एनर्जी को प्रोपोगेट करने के लिए इन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ना सॉलिड की, ना गैस की, ना लिक्विड की, ठीक है। और ये प्रोपोगेट कर सकते हैं इवन थ्रू द वैक्यूम, आर कॉल्ड द नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो वेव्स आपकी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में मेन यही डिफरेंस है कि मैकेनिकल में जो है वो मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। और नॉन मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपके वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जैसा कि आप बात करेंगे लाइट की, लाइट और हीट, क्या इन्हें किसी मीडियम की आवश्यकता है? तो नहीं, इन्हें एनर्जी को प्रोपोगेट करने के लिए जो है किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। इनफैक्ट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी नॉन मैकेनिकल। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सभी नॉन मैकेनिकल्स होती हैं, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ फोटोन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फोटोन कंसिस्ट करती हैं, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपको इनके डिस्कवरर के नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। वैसे तो वेवलेंथ रेंज भी इनकी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है, फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज। सिंपली आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं और इन्हें किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कुछ है क्या यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करें तो गामा रेज,
गामा रेज के डिस्कवरर कौन थे? तो इनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है। हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा जो है वो गामा रेज को डिस्कवर किया गया था। उसी तरह से एक्सरेज हैं, तो एक्सरेज को डब्ल्यू रॉन्टजन के द्वारा, ठीक है। और यूवी रेज की बात करें विच इज़ अल्ट्रा वायलेट रेज, तो रिटर के द्वारा जो है इन्हें डिस्कवर किया गया था। एंड नेक्स्ट आती है हमारी विजुअल रेडिएशन, तो विजुअल रेडिएशन के डिस्कवरर थे न्यूटन। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज, तो इंफ्रारेड रेज को जो है वो डिस्कवर किया था हर्शल ने। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स की बात करें तो इन्हें डिस्कवर किया था, शॉर्ट रेडियो वेव्स, इन्हें हम हैड्सन वेव्स भी कहते हैं, और इन्हें डिस्कवर किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा शॉर्ट रेडियो वेव्स, और लॉन्ग रेडियो वेव्स की बात करें तो मार्कोनी के द्वारा जो है इसे डिस्कवर किया गया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी के आपको नाम और इनके डिस्कवरर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक वेवलेंथ का कंसेप्ट है। वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। वेव तो आपने देख लिया, वेवलेंथ क्या होती है तो ये भी समझ लीजिए कि वेवलेंथ एक डिस्टेंस, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम। एक आपका कोई भी मीडियम है विच इज़ आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी दो नियरेस्ट पार्टिकल के मीडियम के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि आपका जहाँ पर वाइब्रेशन होती है इन दी सेम फेज, ठीक है, तो वो आपकी वेवलेंथ कहलाएगी, वो आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। और इसे डिनोट करते हैं हम ग्रीक लेटर लैम्डा से। ये आपका कुछ इस प्रकार का साइन होता है, ठीक है, इसे हम लैम्डा कहते हैं, तो इसी से ये आपका डिनोट किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स ये आपको सभी ध्यान में रखनी है। आज के इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साउंड वेव्स, और कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे हम वेव के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है, और सेशन अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।